Good morning. Welcome to the second online masterclass. So I'm handing over to Lakshman. Are you there? हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर सब लोग इस मास्टर क्लास में इकट्ठा हुए हैं। ये जो मास्टर क्लास है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो वीएफएक्स इंडस्ट्री में हम लोग यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये वीएफएक्स इंडस्ट्री के लिए, जिसको हम लोग रोटोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी बेसिक पार्ट ऑफ वीएफएक्स इंडस्ट्री, बट उतना ही इम्पोर्टेंट है because this is the first step to enter into VFX industry. As a fresher, you'll be doing rotoscopy in VFX industry. तो हम लोग आज इसलिए आप लोग सब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो VFX इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या VFX इंडस्ट्री में एंटर करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। तो क्या इम्पोर्टेंस है रोटोस्कोपी का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स ऑफ रोटो जो हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, क्या क्वालिटी रोटो का हम लोग डिफाइन करते हैं, बिकॉज देर इज डिफरेंट क्वालिटीज। हम लोगों को जब आप इंडस्ट्री में काम करने जाओगे तो हमारे पास अलग अलग तरीके से हम लोग को रोटो करना पड़ता है। तो क्या चीजें हम लोग को ध्यान रखनी है जब आप रोटोस्कोपिंग स्टार्ट करते हो, कौन कौन सी चीजें हम लोग को करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है या अवॉइड करनी है, वो सारी चीजें हम लोग आज इस पोर्शन में देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज रोटोस्कोपी इन वीएफएक्स इंडस्ट्री। रोटोस्कोपी एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोग अलग अलग डिजिटल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, लाइक न्यूक है, मोका है, आफ्टर इफेक्ट्स है, सेलआउट है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो रोटोस्कोपी के लिए बनाए गए हैं फॉर सिनेमा। तो वो सॉफ्टवेयर को हम लोग यूटिलाइज करते हैं एंड बेसिकली वी एक्सट्रैक्ट आउट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यूजिंग स्प्लाइंस। इसको हम लोग स्प्लाइंस बोलते हैं, जो फोटोशॉप सबने किया होगा। हम लोग फोटोशॉप में भी रोटोस्कोपिंग करते हैं, बट दैट इज नॉट कॉल्ड एज रोटोस्कोपिंग, दैट इज कॉल्ड एज मास्किंग, बिकॉज वो हम लोग सिर्फ सिंगल फ्रेम पे कर रहे हैं। सेम वही चीज हम लोग डिजिटल मीडिया या हम लोग जो हमारी वीडियो फ्रेम्स होती है उसके लिए करते हैं। we use masking to separate out elements. अब वो एलिमेंट्स को सेपरेट करने का प्रोसेस क्या होता है, हम लोग क्यों सेपरेट करते हैं रोटोस्कोपिंग करके, क्या यूटिलाइजेशन है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि रोटोस्कोपिंग क्यों किया जाता है, किस लिए हम लोग करते हैं। जो अभी मैंने बोला सेम वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जब भी हम लोग क्लासेस लेते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं रोटोस्कोपिंग करने की क्या जरूरत है, इट इज वेरी बोरिंग मेथड, और या फिर वो लोग बोलते हैं सर इतना मैनुअल काम क्यों करना है, क्यों नहीं हम लोग क्रोमा लगा लेते। बट क्रोमा इज नॉट अ सोल्यूशन, यू कैन नॉट क्रिएट सेट्स फ्रॉम सीजी एवरी टाइम। अगर सिर्फ आपको एक छोटा सा एलिमेंट ऐड करना है, लाइक इफ यू वांट टू ऐड अ रोबोट और अ ट्रांसफॉर्मर इन अ लाइव एक्शन शॉट, लाइव एक्शन मींस जो हम लोग कैमरा से शूट किए हैं, एंड सीजी जब भी मैं टर्म यूज करूंगा लाइव एक्शन, दैट इज योर जो शूट करते हैं हम लोग कैमरा से फ्रॉम फिजिकल कैमरा, एंड सीजी जो हम लोग कंप्यूटर से जनरेट करेंगे। तो अगर आपको कोई भी सीजी एलिमेंट लाइव एक्शन प्लेट के अंदर ऐड करना है एंड इट इज कमिंग बिटवीन द बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड, मींस कि वो मिड ग्राउंड का पार्ट होने वाला है। तो जब हम लोग शूट करते हैं किसी भी चीज को तो उसके अंदर प्री डिफाइंड अल्फा नहीं होता है, या हमारे पास सेपरेटेड लेयर्स नहीं होती है। लेयर्स सबको पता है, सब लोग फोटोशॉप पढ़ चुके हैं, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द लेयर्स क्या होती है। तो जब आपको वो पर्टिकुलर एलिमेंट किसी भी मिड ग्राउंड में अगर प्लेस करना है तो यू शुड हैव लेयर्स। बैकग्राउंड लेयर अलग होना चाहिए, फोरग्राउंड लेयर होना चाहिए, तभी हम लोग एक सीजी एलिमेंट को उसके अंदर डाल सकते हैं। लाइक सैंडविच जैसे होता है, हमारे पास दो ब्रेड स्लाइसेस हैं और हम लोग को उसके अंदर कुछ भी मतलब सलाद वगैरह अगर डालना है तो यू हैव टू पुल अप द फर्स्ट स्लाइस और उसके बाद हम लोग उसको फिल करके और फिर उसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखते हैं। सिमिलरली रोटोस्कोपिंग इज द सेम प्रोसेस। बैकग्राउंड प्लेट होती है और जो मिड ग्राउंड है लाइक अ रोबोट या ट्रांसफॉर्मर, उसको हम लोग प्लेस कर देते हैं बैकग्राउंड के ऊपर, एंड देन द सेकेंड स्लाइस जो ब्रेड का या फिर हम लोग जो जिसको बोल रहे हैं कि आपका जो रोटोस्कोप होके मैट आएगा वो उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। तो रोटोस्कोपिंग जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ वीएफएक्स इंडस्ट्री। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि रोटोस्कोपिंग के बिना वीएफएक्स इंडस्ट्री में पत्ता भी नहीं हिल सकता।
ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है रोटोस्कोपी। हालांकि मैनुअल प्रोसेस है, बट धीरे धीरे जो कंपनीज है वो कुछ टूल्स डेवलप कर रही हैं जो इस प्रोसेस को थोड़ा इजी बना सकते हैं, जो थोड़ा जैसे एआई टूल्स आ गए हैं कुछ रोटो करने के लिए। तो कंपनीज डेवलप कर रही हैं ऐसे टूल्स जो अभी जैसा हम लोगों ने बोला कि ये करता क्या है, हाउ डज वीएफएक्स रोटोस्कोप वर्क। तो जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि हमारे पास एक बैकग्राउंड प्लेट होता है, देन वी हैव टू ऐड अ मिड ग्राउंड प्लेट, और उसके ऊपर आपका रोटोस्कोप आता है। तो अभी जैसे मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ कि कैसे रोटोस्कोपिंग जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। ये हमारा शूट होके आया है कैमरा से, एज जो हमारा फिजिकल कैमरा है उससे ये चीज शूट होके आई है, ठीक है। And I want to add fire to this whole walls, और यहाँ पर मुझे कुछ भी एलिमेंट्स हम लोग को, और वो फायर जो है हम लोग सी पुट दीज टू एक्टर्स लाइफ इन डेंजर, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ आग जला देंगे मे बी उनको हार्म हो सकता है, एंड इट इज वेरी डेंजरस टू शूट इन फायर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जो प्रोसेसेस जो डेंजरस होते हैं, इम्पॉसिबल टू शूट होते हैं, या फिर ऐसे एलिमेंट्स जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं रियल लाइफ में, वो हम लोग कंप्यूटर से ऐड करते हैं या सीजी से रिप्लेस होते हैं हमारे लाइव एक्शन प्लेट्स में। अब वो जब प्लेस होते हैं तो हम लोग को रोटो करने की, अब फॉर एन एग्जांपल यहाँ पूरा फायर होने वाला है, तो सपोज यहाँ पर ये जो चीज है ये हम लोगों ने एज अ मैट, एज अ रोटो पूरा एक्सट्रैक्ट, यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है रोटो स्प्लाइन। कैरेक्टर्स है, इन दोनों को हम लोगों ने मैट निकाल के और एक्सट्रैक्ट कर लिया, मतलब एक लेयर निकाल लिया, जिसकी वजह से हमारे पास इस तरह से एक मैट जनरेट होता है, ठीक है। यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं दिस इज योर कंपोजिट इमेज, मतलब हम लोगों को जो भी सीजी एलिमेंट यहाँ पर ऐड करना था वो सीजी एलिमेंट हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर लिया। बट जब आप सीजी एलिमेंट ऐड करते हो तो सेम वही एलिमेंट, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे फायर ऐड किया, अगर ये रोटोस्कोपी नहीं होता था यहाँ पर, तो ये दीवार पे जो हम लोगों ने फायर ऐड किया वो इनके ऊपर ओवरलैप हो जाता। तो हम लोगों को क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करना है। दिस इज द बेसिक, मैं आपको यूज बता रहा हूँ रोटोस्कोपी क्यों यूज होता है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर ये जो एलिमेंट है इसको एक्सट्रैक्ट करना है और इसको बाहर निकालना है। तो अभी जब बाहर निकालोगे तो वो रोटो से ही पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग क्रोमा नहीं लगाए हैं। तो क्रोमा नहीं है तो द सिंगल मेथड इज टू रोटोस्कोप एंड सेपरेट आउट दीज टू कैरेक्टर्स फ्रॉम माय बैकग्राउंड लेयर। तो जब मैं बैकग्राउंड लेयर से उनको सेपरेट करूंगा तो हमारे पास इस तरह से एक मैट आता है, दैट इज दिस इज कॉल्ड एज अल्फा, ठीक है। अल्फा जो है ब्लैक और व्हाइट में होता है, मैं आप लोगों को आगे और दिखाऊंगा, अभी कुछ वीडियोस हैं मेरे पास तो मैं आपको समझाऊंगा कि अल्फा क्या होता है। तो अभी जैसे यहाँ पर हमारे पास ये जो एलिमेंट आप देखोगे दिस इज माय रोटोस्कोप होके जो एलिमेंट बाहर निकला है वो हमारे पास यहाँ पर इस जब आप रोटोस्कोपिंग आर्टिस्ट एज ए रोटोस्कोपिंग आर्टिस्ट काम करते हो तो जो कंपोजिटर होता है बेसिकली ही गिव्स यू द रोटो, ओके। जब वो कंपोजिटिंग शॉट कर रहा है तो वही आपको रोटो देता है कि मुझे इतना रोटो करके चाहिए या इतना मैट करके चाहिए। बिटवीन मैट्स एंड स्प्लाइंस इज सम टू रेंडर आउट मैट्स एंड समटाइम्स ही विल आस्क यू फॉर द स्प्लाइंस। तो दोनों अलग अलग चीज है। स्प्लाइंस मींस ही इज आस्किंग फॉर द सोर्स फाइल, मतलब आपने न्यूक में काम किया है या फ्यूजन में काम किया है आफ्टर इफेक्ट्स में, तो ही इज आस्किंग फॉर द सोर्स फाइल, मोका का फाइल, न्यूक का फाइल, सो दैट अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्प्लाइंस को करना हो, मतलब थोड़ा बहुत अगर रोटो में एडजस्टमेंट्स करना हो तो ही कैन डू, अदरवाइज ही विल आस्क यू फॉर द मैट्स। कि मैट्स क्या होता है, मैट्स तो आपका फाइनल रेंडर होता है, जो भी हमने रोटो किया है उसका अल्फा में रेंडर होता है। अभी मैट्स का भी आगे सेशन आएगा तो मैं उसमें और डिटेल में बताऊंगा। बट ये जो चीज है मैट्स, जब आप रेंडर देते हो कंपोजिटर को तो उसके पास फ्रीडम नहीं रहता है ज्यादा कि हम लोगों को शेप को वो एडजस्ट कर सके। तो कोई भी चेंजेस होगा तो ही विल कम बैक टू यू और वो बोलेगा इसको ये बराबर करके दो, ये बराबर करके दो। इसलिए ज्यादातर कई बार कंपोजिटर्स जो है वो स्प्लाइंस मांगते हैं, सो दैट अगर छोटा मोटा कुछ इश्यूज है, कुछ एक आध पिक्सल का या कहीं बीच में मैट होल्स रह गए, गैप रह गया, तो वो अपने आप फिल कर सके उसको। So then we have basically we were discussing about do's and don'ts of rotoscopy.
तो डूज एंड डोंट्स में सबसे पहला जो टॉपिक फ्रेम, ओके, देयर इज नो रूल कि यू हैव टू स्टार्ट योर शेप्स फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम. यू हैव टू एनालाइज योर फुटेज कि जहां पर मेरा जो मैं शेप बना रहा हूं वो सबसे ज्यादा विजिबल है या सबसे ज्यादा कहां पर दिख रहा है. स्टार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, if you have started your shape or you have created your shape on the first frame, okay, and then on 15th or 20th frame you will find, oh मेरा शेप जो है वो और ज्यादा दिखने लग गया, वो रिवील हो गया रहा. कई बार होता है कि मेरे हाथ में अगर कोई चीज है तो वो फर्स्ट फ्रेम में उतना नहीं दिख रहा है और मैं उसको ऊपर लेके आ रहा हूँ आगे वाले फ्रेम्स में, तो इट विल रिवील मोर. तो क्या होगा कि आपने जो शेप बनाया वो छोटा रह जाएगा. नाउ व्हाट यू विल डू, आपके पास क्या ऑप्शन रह जाता है, यू विल मोल्ड द शेप. ठीक है, तो जिससे क्या होगा, आपका रोटोस्कोपिंग में बॉइलिंग आएगा या जिटर ऐड हो जाएगा, तो वो हम लोग को अवॉइड करना है. तो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग टू एनालाइज योर फुटेज कि जहां पर wherever you find the object visibility maximum on that particular frame, you have to create your shape or start your roto from that frame. ठीक है, ऐसा नहीं है फर्स्ट फ्रेम से स्टार्ट करना है लास्ट फ्रेम से, वो कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी 10th फ्रेम, इट कुड बी 20th फ्रेम, इट कुड बी 50th फ्रेम. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग को ध्यान रखना है व्हाइल स्टडिंग द फुटेज. ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज your shape should be sharpest on that particular frame. See, these two things you have to keep in mind whenever you are creating your shape. The visibility of your object should be maximum on that frame and it should be the sharpest frame of your shot. ठीक है, अदरवाइज अगर आप ब्लर फ्रेम पे शॉट बनाओगे तो यू विल नॉट गेट द एक्चुअल शेप, बिकॉज जब भी मोशन ब्लर या ब्लर कोई ऑब्जेक्ट है तो you cannot find or differentiate the actual shape of your object. So always create your shape on the sharpest frame of your shot. ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास तीसरा जो पॉइंट होता है जब हम लोग फुटेज को स्टडी करते हैं, तो इट इज द मोशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट. ठीक है, मोशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट मींस आप जिस भी एलिमेंट को रोटो कर रहे हो या एक्सट्रैक्ट कर रहे हो फ्रॉम योर शॉट, तो उसका मोशन क्या है. मोशन मींस उसका रोटेशन क्या है, the object is moving in XY plane or it is coming towards the camera or it is rotating. So you have to keep these three points also in your mind, that camera is coming, the object is coming towards the camera, or it is just moving, it has just a linear motion in XY plane, or it has rotation also. So analyze the motion of your object also कि वो कैसे move हो रहा है, because it gives you proper interpolation. ठीक है, आप लोग मतलब अभी आप लोग रोटोस्कोपिंग पढ़ चुके हो काफी सारे, तो यू सबको पता होगा कि हम लोग हर 10 फ्रेम में या 5 फ्रेम में रोटोस्कोपिंग या जो हमारा शेप होता है उसको की फ्रेम लगाते हैं. बट इट इज नॉट द केस. यू हैव टू एनालाइज द फुटेज. if your object has a same linear motion till 10th frame, till 15th frame, then you can add first keyframe and then you can add the other keyframe on the 15th or 20th frame. It is not necessary you are adding keyframes on every 5 or 10 minutes. It depends on the motion of the object and the center of gravity. Center of gravity का मतलब है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कहां से हो रहा है. What is the anchor point of the object? If you are able to find the anchor point of any object, then you can easily interpolate your shape. Interpolation से मेरा मतलब है जब हम लोग 1 से लेके 5 फ्रेम पर की फ्रेम लगाते हैं, तो the motion that you get on second, third and fourth frame is through automated animation जो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है, that is called as interpolation. If you have identified the right center of gravity of your object, then you will get a proper interpolation. मतलब आपको ज्यादा एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके शेप में. कभी भी एक एक फ्रेम पे मत चलो रोटो करना. एनालाइज द मोशन, rotation and scaling of the shape, and always
एनालाइज योर फुटेज, और ये तीनों चीज जब भी आप फुटेज को एनालाइज करते हो, ये तीनों चीज हम लोग को हमेशा दिमाग में रखनी है. शार्पेस्ट फ्रेम, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द मोशन, एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द मैक्सिमम विजिबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट. तो स्टडी जो एनालाइजिंग ऑफ फुटेज होता है उसमें ये तीन चीजें हम लोग को ध्यान में रखना है, और इन्हीं तीन चीजों को लेके हम लोग को हमारा शेप क्रिएट करना है. और नेवर क्रिएट अ शेप रफ. कुछ बच्चों की आदत क्या होती है कि वो लोग रफ शेप बना लेते हैं फर्स्ट फ्रेम पे, और वो बोलते हैं कि सर मैं बाद में एडजस्ट करूंगा. नो, स्टार्ट योर रोटो प्रिसाइजली फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम वेरेवर यू हैव क्रिएटेड योर की फ्रेम. वहीं से प्रिसाइज रोटो हम लोग को स्टार्ट करना है. ठीक है, तो ये तो हो गया. रोटो शेप बनाने से पहले हम लोग को क्या चीजें ध्यान में रखनी है. देन सेकेंड पॉइंट, जब रोटो शेप बना रहे हैं तो चीज क्या ध्यान में रखनी है, दैट इज सेकेंड पॉइंट, कीप कंट्रोल पॉइंट्स टू अ मिनिमम. ओके, इसका मतलब हुआ कि जब हम लोग कोई शेप बना रहे हैं, इफ आई हैव अ बॉक्स, ठीक है, मेरे पास सिंपल एक प्लेन है, मतलब या हम लोग बोल सकते हैं बॉक्स है या क्यूब रखा हुआ है टेबल पे. अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज, वो का आदत होता है फोटोशॉप में काम किए हैं, तो वो लोग फोटोशॉप की तरह ही यहाँ पे भी शेप बनाते हैं. ठीक है, एक एक फ्रेम पे, मतलब सॉरी, हर एक 2 पिक्सल पे 10 पिक्सल पे वो लोग पॉइंट ऐड करते जाते हैं. ठीक है, तो वो उससे क्या होता है कि यू विल नॉट गेट बेटर कंट्रोल्स ऑन योर पॉइंट्स. तो जहां पर हम लोग को जरूरत है पॉइंट्स की, आपको पता है कि यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो शेप मोल्ड हो रहा है, वो या वो शेप जो है वो चेंज हो रहा है, वहीं पे पॉइंट्स ऐड करना है. या फिर हम लोग जब फुटेज एनालाइज किया तो बीच में से कोई जैसे क्यूब है रोटेट हो रहा है, तो मे बी वहां से बीच में कोई एक एज निकल के आ रहा है, देयर यू कैन add your point so that it is easy to mold your shape. ठीक है, बाद में पॉइंट ऐड करना डिलीट करना वो सही नहीं है, बिकॉज इट विल इफेक्ट द टेंजेंट स्ट्रेंथ, और टेंजेंट स्ट्रेंथ जहां पर इफेक्ट होगी वहीं पे आपका शेप में वॉबलिंग या जिटर आ जाएगा. ठीक है, तो कंट्रोल पॉइंट्स जो है वो शुड बी मिनिमम एंड शुड बी जितना हम लोग को रिक्वायर्ड है उतना ही होना चाहिए उसमें. अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे, कम ऐड करोगे, ज्यादा भी नहीं ऐड करना है, कम भी ऐड नहीं करना है, एक दो पॉइंट्स यू कैन टेक एज फॉर अ सेफर साइड, कि कहीं पे हम लोग को अगर शेप को मोल्ड करना रहा तो वो हम लोग मोल्ड कर सकते हैं. देन वी हैव क्रिएट सेपरेट शेप्स. थर्ड पॉइंट, जब आपने पॉइंट शेप्स बना लिया तो तीसरा पॉइंट जो आता है, ठीक है, वो आ गया आपका सेपरेट शेप्स बनाने का. मतलब हर एक ऑब्जेक्ट, सपोज इफ यू आर डूइंग अ रोटोस्कोपी, कॉम्प्लेक्स सिंपल ऑब्जेक्ट है, एक बॉक्स है, यू कैन क्रिएट इन सिंगल शेप. बट अगर सपोज मेरे पास एक ट्राइपॉड रखा हुआ है और उसको हम लोग को रोटो करना है, तो ट्राइपॉड के 3 लेग्स होते हैं, उसके हैंडल्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं. तो यू कैन नॉट डू ट्राइपॉड इन सिंगल शेप, रोटोस्कोप ट्राइपॉड इन अ सिंगल शेप. सो यू हैव टू ब्रेक अपार्ट छोटे छोटे शेप्स को एंड कीप द शेप्स बेसिक शेप्स. स्क्वायर ले लिया, एलिप्स ले लिया, शेप्स को भी कॉम्प्लेक्स मत बनाओ. जितना सिंपल शेप होगा आपका उतना इजी वो आप उसको चेंज कर पाओगे, मोल्ड कर पाओगे, और उतना ही वो इजीली आपका एनिमेट भी होगा, बिकॉज उसमें सिंपल शेप है, पॉइंट्स कम रहेंगे, एंड यू कैन इजीली रोटेट और ट्रांसलेट और स्केल द शेप. ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज यूज एज few keyframes as possible. जितना कम हो सकता है उतने keyframes लगाओ, जहां पर जरूरत नहीं है don't add keyframes. ठीक है, मतलब 5 फ्रेम पे 10 फ्रेम पे मत, जरूरी नहीं है कि 5 10 फ्रेम पे की फ्रेम लगाना. जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, स्टडी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. जैसा आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग शेप को या उस शेप के अंदर की फ्रेम्स लगाएंगे. तो जितना कम की फ्रेम्स पॉसिबल है उतना ही कम की फ्रेम्स ऐड करो इसमें. फिर कंसिडर एनिमेशन प्रिंसिपल. ओके, एनिमेशन प्रिंसिपल का मतलब है कि हम लोग जब भी कोई कैरेक्टर को एनिमेट करते हैं, फॉर इन कैरेक्टर एनिमेशन वी डू अ पोज टू पोज एनिमेशन. मतलब पहले हम लोग पोजेस बना देते हैं
और फिर उसके बीच में हम लोग जो भी हमारे जो की फ्रेम्स होते हैं उनको हम लोग फिल करते हैं. Okay, so we were discussing on animation principle. Animation principle, whenever you do character animation, so whenever you start doing character animation, you start doing pose to pose animation. Like the hand is rotating, so you create a shape, and then it comes back to towards an object. Then you create another pose. So this is how you animate your shapes also in rotoscoping. You have to create poses of your roto shapes, okay, on 10 frames, 5 frames, 2 frames, whichever you find is feasible to you or comfortable to you, like on the basis of the motion of your object. Okay, so this is how you have to follow the animation principles also. The object from where it is rotating, the center of gravity of an object, so you have to follow the animation principles also. So these are the main 5 points you have to keep in mind while doing rotoscopy for visual effects industry. Okay, and then the next topic we have is difference between rotoscopy for VFX and stereo conversion. Okay, these are the two types of roto the industry is working on. The one is VFX roto and the other one is stereo roto. You can clearly see the difference that in VFX roto we have focused on the outer edges only. You can see the only outer edges have been maintained, but in the stereo roto tasking you have to maintain these inner edges also, because from this inner edges you will get depth. Okay, there are two types of stereo method. जो हम लोग 3D मूवी देखते हैं ना, आप लोग बोलते हो अरे 3D में 3D में, so that is not 3D, that is stereo and stereo conversion. There are two types of stereo movies. One, the stereo workflow is using two cameras, and the other one is stereo conversion, what we do in rotoscopy. जो हमारा एक सिंगल कैमरा होता है उसी को हम लोग इस तरह से, एंड इट इंक्लूड्स अ हेवी रोटोस्कोपिंग वर्क. पूरा का पूरा मूवी जो है वो रोटो होता है whenever you do stereo conversion process. Like Ravan was a stereo converted movie. ABCD was a stereo workflow. They have used two cameras to shoot the movie. बट रावण, जो रावण 3D मूवी था, तो वो बेसिकली इट वाज कन्वर्टेड, लाइक यू हैव हर्ड अबाउट शोले इन 3D. ओके, तो अभी शोले को दोबारा से दो कैमरा में तो शूट नहीं कर सकते, तो व्हाट दे डिड इज दे कन्वर्टेड, दे डिड रोटोस्कोपिंग ऑफ होल मूवी एंड देन दे क्रिएटेड डेप्थ so that you can easily differentiate between the foreground and background and midground elements. Okay, next is basically reference. This is how a stereo conversion process workflow is. See, you can see each and every element has been rotoscoped. Okay, like Jurassic Park movie was a stereo converted 3D film. It was not shot on two cameras, it was a stereo conversion. It has gone through under stereo conversion process. In this process you have to maintain the inner edges also, so that you get a depth. Okay, you have to create roto shapes and splines for each and every foreground, midground and background elements. You can see the mountains has been rotoscoped separately, these mountains has been rotoscoped separately, every element has been rotoscoped separately, even his even the dino's teeth has been rotoscoped separately. So stereo conversion process includes heavy rotoscoping, and it is a long process. It is not a small process, it is a long process, and it requires a large team. And a single shot may include 10 artists, 20 artists. This is not done by a single artist. Okay, one artist may be doing this dinosaur, one artist may be doing this particular background elements, one artist may be doing this character and this element, one artist may be doing this trees and everything. Okay, so this is teamwork. Stereo rotoscoping
includes a large team for a single shot also, because the whole film has to be rotoscope. Now what you will get as an output after doing rotoscoping separated elements, you get a depth. This is what we called as depth map. uh, those who have done CG compositing, so wahan par we have a Z depth. Similarly, you have a depth graded map. Okay, and these depth graded map has been created using these roto shapes, these roto shapes. Okay, so this is how you do depth grading or stereo conversion process in involved. Okay, so we have different background elements, set of different background, set of different midground elements. The element which is the brightest is the foreground element, and similarly the element that is the darkest element of your shot is in the background. So this is how you create depth maps in your stereo conversion process using rotoscope. Okay, now checking roto for errors before rendering. मतलब अभी अगर आप लोगों ने रोटो किया है तो before sending it to your respective compositors, how you can check your rotos. This is your original footage. This is your alpha matte. What is alpha matte? Alpha is basically the transparent pixels. These are the black area is your transparent pixels, and white area is your opaque pixels. It means the white area will be taken from this particular element, and the black area can be replaced with any background layer. It could be a CG layer, it could be a simple matte painting, it could be another video plate. Okay, so you can change the background of any shot or any element without using chroma key. Okay, because this white area is your opaque element. तो जब भी आप लोग इसको मैट को यूटिलाइज करोगे तो हम लोग को ये पर्टिकुलर एरिया एज अ ओपेक एलिमेंट मिलेगा, पीछे वाला एरिया जो है वो सबट्रैक्ट हो जाएगा. Similarly, we can see here a gray solid method of checking your rotoscope. This is the best method, or we can say that Hollywood standard of checking rotoscope in VFX industry, because you can see each and every edges. If you use black background as a checking method, so you will not be able to find the black edges. अगर हम लोग white use करेंगे, so you will be not able to check the white edges. So gray solid is an element we use because you can easily differentiate between the black and white edges if any of these edges exist in your rotoscope. Okay, so this is the best method. We can say that this is the best method to check your roto before sending to your respective compositors. Then we have a color overlay method. Okay, color overlay method. This is basically the, I'll show you two files also. One is for VFX Roto, Nuke script, and the other one is for Stereo Roto. So हम लोग यहाँ पर we have two separate methods, like the same, the depth grading and the before depth grading you analyze your rotoscope through this color overlay method. This color overlay method is widely used in stereoscopic rotos. Okay, because you have to concentrate on each and every edge. I said, in VFX Roto, you have to concentrate only on the outer edges, but in Stereo Roto, you have to roto out separately, as like his lips, his nose, his eyes, his retina. Everything has to be a separate edges. Okay, so this is the best this is the best method to check your roto in stereo conversion process. Okay, so we'll see rendering mattes and preferred formats for compositing in practical sessions. Okay, I'll show you two scripts from the Nuke of different visual effects roto and stereo conversion process. Okay, now you can see a script file
stereo rotoscript file in Nuke. See. So this is the best method of checking your stereo rotoscope. See how we do stereo rotoscoping. We have to. This is basically a reference file. This is your original scan, and this is your stereo color overlay method. You have to do rotoscoping of each and every shape with maintaining edges. See, you can see his shoulders have precise edges, his eyes have precise edges, his ears have precise edges. But in VFX Roto, we don't do this type of rotoscoping because it is a method of stereo conversion process. We just have to focus on, see, I'll show you how we have each and every part as a separate element. If you want to do changes to the sky, we have a separate roto shape for the sky. We have a separate shape, roto shapes for the water. Then what we did is we extract out this particular character. मतलब जब आपके पास water है, जो भी हमारा यहाँ पर मैं एक बार इसको shuffle कर देता हूँ 1 and 2 में, so that we can easily see this thing. See, what the stereo does is whenever you are doing a rotoscoping of a particular element, the elements that are overlapping to that object has to be subtracted. Okay, so we have subtracted this particular element from the water. In my file, you will be able to see. We have subtracted all these elements into this particular water. Okay, so this is the final output what you get, and this is how we did color overlay method. यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास ये different colors. So as you go down to the nodes, you will be able to see different elements are adding up to my shot. Okay, see, I come to this third pillar border and we'll get down to water dust. Always do this thing, name your rotoscope, because stereo, not in stereo, please do follow naming convention in VFX roto also. Either you are working with After Effects, Nuke, Fusion, whichever software you are working, please make a habit of naming your roto shapes. It will help you a lot while searching for the shapes. Okay, so this is how you get a perfect stereo roto elements. Each and every element is separate element. See, we have different shape for the nose and everything. So this is how you get a, and see, this particular different colors you can see is not that मुझे लाल पसंद आया तो मैंने लाल डाल दिया, मुझे ग्रीन पसंद आया तो मैंने ग्रीन डाल दिया. It comes from the client. Okay, this particular reference image will come from the client. How much separation he wants in his stereo roto, how much depth he wants in his stereo rotoscoping. Okay, so this is basically a depth grading process. Now these roto shapes will be used to create the depth. जो हम लोगों ने वो डायनो वाला शॉट में देखा था, वैसा ही डेप्थ. जो एलिमेंट सबसे आगे है वो एलिमेंट will be brightest in your frame, and the element that is the part of the background will be the darkest, because that through that process this particular cameras will create a depth. Okay, and then we have added a scan also here to check my rotoscoping की वो बराबर है कि नहीं है. तो वो हम लोगों ने यहाँ पे पूरा कलर ओवरले मेथड से हम लोगों ने यूज किया है. Okay, now I'll show you a rotoscoping file of VFX Roto. Okay, see, simple and sweet node graph for a VFX Roto. We have accumulated all the shapes into one roto pane node. ठीक है, यहाँ पर you can see
the detailing what we did for the tail of the horse. You can see the detailing. So someone has asked what is the animation principle we have to follow in rotoscoping. So this is basically the major animation principle you have to follow. Like we have to animate the shapes as a walk cycle of quadruped, as a walk cycle of a biped. तो अगर आपको walk cycle पता है तो आप लोग को ये भी पता होगा कि हम लोगों का जो एलिमेंट है, जो रिगिंग पार्ट इन माया, तो वहां पर क्या होता है, हर एक चीज जो है वो एक पर्टिकुलर बोन से रोटेट होती है. अब ये वाला हिस्सा, दिस पार्ट विल नॉट gets rotated because of this straight bone. So you can take this whole shape as a single shape, and then यहाँ पर हमारे पास एक joint आ गया, तो you can make a shape for the separate joint, and this part is moving alone, so you can create another shape. So this is how you can break your shapes while doing roto for a biped or a quadruped. Biped means human, and quadruped जो भी animals वगैरह होते हैं, तो you can separate or create shapes on the basis of their bones or rig setup. Okay, जहां से मेरा हाथ मूव हो रहा है, you have to, अगर मेरा हाथ जो है वो मुट्ठी में बंद कर रहा हूं, तो you have to create separate joints for each finger. I'll be adding 3 joints for each finger. Okay, so there will be different small shapes. The detail is very important in rotoscoping, especially whenever you are doing high quality projects. So this is how you get the detail. We have rotoed each and every hair, not each and every hair, but we have managed to do quite bit of detailed roto in this particular area. So we have different tail shapes, and we have feathers also. Feathers means motion blur also. So this is how you do a rotoscope in VFX industry, where you don't have to concentrate on the inner edges, you just have to concentrate on the outer edges. And एक चीज और है कि इफ यू आर डूइंग रोटो, और अगर हमारा ये शेप हम लोग, इफ यू आर टेकिंग 1 पिक्सल, अगर हम लोग इसको 1 पिक्सल बाहर ले रहे हैं, तो इट शुड बी मेंटेन थ्रू आउट द लास्ट फ्रेम, मतलब वो बाहर ही रहना चाहिए. फॉर एन एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं. अगर आप लोग इसको ऐसा यूज कर रहे हो, मतलब 1 पिक्सल बाहर ले रहे हैं हम लोग, 1 या 2 पिक्सल, तो इट शुड बी सिमिलर थ्रू आउट फ्रेम, बिकॉज कंपोजिटर कैन मैनेज दैट पर्टिकुलर थिंग. अगर आप उसको प्रिसाइजली मेंटेन करके दोगे, तो कंपोजिटर कैन मैनेज दीज थिंग्स. अदरवाइज वो जब इरोड मारेगा, डायलेट मारेगा, एंड योर edges are uneven, so sometimes it will get more dilated, or sometimes it will become more erode. Okay, so these things you have to follow, that if you are maintaining 1 pixel outside of the object or 1 pixel inside of the object, you have to maintain these particular things throughout your keyframes. Okay, is it clear to everyone? So this is how you do rotoscoping for VFX and your stereo part. Now we'll see a basic rotoscoping. मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ कि कैसे मेंटेन करने हैं शेप. सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज टू मेंटेन दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स. जहां पर आपने ये पॉइंट स्टार्टिंग में रखा है, इट शुड बी ऑन द सेम प्लेस एट द एंड ऑफ द शॉट ऑल्सो, बिकॉज अगर ये मूव होता है तो इट विल गिव अ गोस्ट फीलिंग, मतलब वो मूव होते हुए यहाँ पर दिखेगा. तो कैसे मेंटेन करना है वो चीज हम लोग, मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ. विल बी नॉट डूइंग मच ऑफ द फ्रेम्स, will be not doing much frames, maybe we'll take 10 to 15 frames and we'll maintain that particular thing. Okay, I have a shot, let me check. Masterclass source file. Everybody is comfortable with Nuke?
I guess most of the students are comfortable with Nuke. Okay, cool. See, I have a shot, okay, and I'll check the settings and I'll project settings, manage 24 FPS, and as input, let's check the input. It is of 41 frames and we are on 41 frames. Okay, we'll do it around 20 or 25 frames. Okay, so guys, if you are not comfortable with pentab, please make a habit of doing your rotos on pentab, because you're not going to get mouse in studios. And it will be very easy to do it on pentabs also. So we'll take a Bezier shape over here and we'll create a shape. See, like this, you can create a basic shape for this. Either you can take a single shape for this cap, or you can take this one, then this one. Okay, so we'll break it into 3 parts. Okay, it will be easier for us. And we'll close the shape. Okay, now you can adjust the shape. यहाँ से पकड़ के you can adjust your shapes from this particular area. Okay, guys, please, this is the very important thing. If you want to get your roto right, you have to maintain the position of the points throughout your shot. This is very important thing, otherwise you will not get proper interpolation. Okay, so I have created this shape on the first frame, and then I'll go 1 2 3. See, जो मोशन का बात किया था मैंने, we have discussed about the motion of the object or center of gravity. कैसे you can add shapes on, or we can add the keyframes on the next frame. Just study the motion. Even after creating shape, study the motion. My shape is going linearly. Okay, now at this frame the motion of the object has changed. It is now going towards, suppose on 1 2 3, it is going towards y axis, negative or positive, whatever it is going towards y axis. And suddenly on this frame it is started going towards x, positive or y, x, sorry, x axis. So we'll be adding a keyframe on just before the change of motion. Okay, so our next keyframe will be on this particular. Then you have to focus on moving the whole group. Okay, do not move single point from the first frame. Okay, first of all we'll be focusing on moving the whole group like I did. And then this is the center of gravity, because I have placed my anchor point or my point on this particular area. Now this is the center of gravity. So my whole shape will rotate from this particular area. So this is your anchor point. Press Control and put it over here. Okay, and sorry, and then rotate a bit. See, now you don't have to adjust the keyframes. Once you find the center of gravity of your object and you have moved all
group on the single frame. You don't have to adjust everything on each and every frame. So now I just have to manipulate this particular thing in few frames. Control plus will give you very few movement, and then now see the interpolation of the object. Okay, I am getting a proper interpolation of my roto shape. Now after 5 frame, whenever the shape is changing its motion or object is changing its motion, create a keyframe on that particular area. Okay, now the center of gravity will be this point, and you can rotate like this, and you can just scale a bit also, so that it will so that the upper point will get the same position. Now whenever you are scaling, the anchor point should be on that particular area, and then you can adjust this particular points. Now just press control and left and right arrow keys from the num lock, you will get this shape. See, points are on the same area where we have put on our first frame. So this is very important to maintain the position of your points that you have created to create a roto shape. Okay, so you can adjust. Don't use mouse or pen tab while adjusting these small adjustments. Use control up and down arrow keys, will give you more freedom of adjustments. Okay, now after 6 frame, my object is going on the same linear motion. Okay, so I'll be, now it started twisting from this frame, so we'll keep our whole shape control A, and at this point, okay, control and center of gravity, adjust the shape. If you find it is bit larger, you can also always use scale, transformation, and rotation, because this will always help you to keep your points on the same place. Okay, now 12th frame पे की लगाया हम लोगों ने. We'll see the motion. 2 3 4 5. Now the shape is changing its perspective. Okay, so we have to keep in mind the position of this particular point. So you can keep this shape on this area. This is the center of gravity, and we'll change the shape to this, and now we can scale these 2 points and adjust. Avoid changing single points. Always move group of points to adjust the roto shape. This will help you a lot in interpolation. Okay, after 17th frame, we'll go to 1 2 3 4 5 6. Maybe on the we'll check the motion. It is going similar form. यहाँ पर ये change हो रहा है, so we'll select the shape and we'll adjust the whole group, and then we'll adjust the remaining points like these points. Okay, so this is your anchor point, and you can rotate your shape and scale a bit so that it gets properly adjusted. Okay, you can change the strength of your tangents also at some point. Okay, so this is how you'll get. Now 1 2 3 4 5 6 7. See, you are getting almost the animation you wanted. Now this is the point where it should be lying. So you can select all the points except this, and you can add your center of gravity to this particular area, adjust it and scale it, and then you can also adjust
same thing, and then select this particular group and move and adjust. Okay, so now we'll go back. Now every frame you have to check where you want few adjustments, like 1, 2. It is fine. Maybe you can slightly adjust with the arrow keys. Don't use pen tool on these small adjustment, because it will harm your shape. Okay, now the difference between 5 and it is 12. So take the middle frame and adjust your shape. Okay, this will give you a better interpolation. Likewise, and you can adjust your shape on anchor point, shift your anchor point, and then adjust your shape. Okay, this now select these 3 or 4 points, and then anchor point, adjust your anchor point, and you'll get, see, on this frame you don't have to do anything because it is automatically adjusted by the software. On this frame you just have to add slight adjustment in rotation only. Okay, so we will be rotating this particular shape. You can adjust this shape slight, थोड़ा सा अंदर ले सकते हो शेप. अगर आपको लग रहा है कि व्हाइट एजेस दिखेगा तो यू कैन एडजस्ट योर शेप यूजिंग numlock arrow keys. Okay, the advantage of numlock arrow keys is that you can also adjust the points diagonally, not only in x and y axis but even in diagonal form also. So that is a big advantage. Okay, so the main important thing I want to tell in this practical session is how to maintain your shape and the point position. If you can see, each and every point is sticking to their birthplace. See, कोई भी मेरा पॉइंट इधर उधर नहीं जा रहा है. मे बी 2-4 पिक्सल्स इधर उधर हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि ये वाला पॉइंट इधर आ गया, ये घूम के इधर चला गया, पूरा शेप ही उल्टा हो गया. This is not the right way. Okay, you have to follow the points position from the first frame. वो जिस फ्रेम पे आपने स्टार्टिंग में लगाया था, it should be on the same frame throughout your rotoscope. That will be the best thing in rotoscoping. ठीक है, फिर यहाँ पर अभी मेरा एक फ्रेम छूट गया बिकॉज वहां पर एडजस्ट नहीं करना. तो इसका यही एडवांटेज होता है, अगर आपका अगर आपने पॉइंट पोजीशन जो है ना वो बराबर मेंटेन किया है तो इन फ्यू फ्रेम्स यू डोंट हैव टू एडजस्ट योर शेप्स. वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके देगा इन इंटरपोलेशन. अब मैंने ये बीच का फ्रेम ले लिया बिकॉज यहाँ पे की फ्रेम है, यहाँ पे की फ्रेम है, तो मैं इस की फ्रेम पे एडजस्ट नहीं करूंगा, पहले मैं उसके सेंटर में एडजस्ट कर लूंगा. अगर मेरे को सेंटर पर एडजस्ट करके अगर कंप्यूटर 14th और 16 फ्रेम ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है तो मेरा थोड़ा सा काम बच जाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सेव योर टाइम एंड योर वर्क manual process also, and you can scale it down. Always use scaling, translation and rotation instead of moving single points. Okay, see, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है बस, तो टाइम भी बचेगा और रोटो भी मेरा परफेक्ट निकलेगा. ठीक है, ये वाला फ्रेम अभी मेरे को काम करने की जरूरत नहीं बिकॉज वहां पे बराबर है. ऑन 16 फ्रेम आई हैव टू एडजस्ट few pixels, so I'll be adjusting through arrow keys, and यहाँ पर इसको थोड़ा सा अंदर लेना है तो we'll be adding an anchor point. See, manual process है, you have to follow this thing.
Please keep checking your roto shapes on previous and next frames. This will give you a sense of jitter or boiling in your shapes. Okay. So we'll go on 20th frame. See, 20th frame पे मेरा कोई भी की नहीं है, but I guess मेरा roto shape जो है वो almost near perfect है. So I just have to adjust a bit, and यहाँ पर भी मेरा almost near perfect है. So I'll be adjusting only these 2 points, and then यहाँ पर थोड़ा सा इसको adjust करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे ले सकते हैं इसको, and this is perfect, I guess. Okay, so we are doing on 25 frame only. So now, okay, तो यहाँ पर मेरा ये एक शेप हो गया, ठीक है. देन व्हाट यू हैव टू डू इज, जैसे मैंने बोला, यू हैव टू ब्रेक अपार्ट. सो यहाँ पर भी आपको नेमिंग कन्वेंशन का ध्यान रखना है. कैप अंडरस्कोर फ्रंट अंडरस्कोर पार्ट. सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेमिंग कन्वेंशन, आप चाहे कितना भी टैलेंटेड हो या कुछ भी हो, लेकिन ये दिस शोज द डिसिप्लिन इन योर वर्क, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टूडियोज. ओके, जब आप स्टूडियो में काम करने जाओगे ना, आप जब टेस्ट दे के आओगे, तो रोटो आपने कितना भी अच्छे किया है, देखो काम कोई भी सीख सकता है, लेकिन डिसिप्लिन जो है ना, वो कोई स्टूडियो नहीं सिखा सकता. और वो डेफिनेटली प्रेफर करेंगे कोई बच्चा पहले से डिसिप्लिन है इन सब चीजों, बिकॉज दीज आर द बेसिक्स. अगर आपको ये बेसिक चीजें नहीं पता है, यू डोंट नो हाउ टू रीनेम, कब रीनेम करना है, किसको रीनेम करना है, कैसा रीनेम करना है, वो स्टूडियो आपको नहीं सिखाएगा. काम में अगर कुछ प्रॉब्लम है, काम रोटो अगर थोड़ा कम आता है, 19-20 है रोटो, नो प्रॉब्लम, दे विल टीच यू, दे विल guide you how to do rotoscoping. But these are the basics, this is the discipline that you should have while entering into a studio. Okay, so we'll be creating the other shape. Before creating the next shape, lock this particular shape, so that accidentally you will be not selecting the points of this particular shape. Okay, now we'll be creating another shape. We'll study the motion, and see, we'll be doing like maybe we can take this upper portion, this one. Okay, like this. Point should be only there where it is required. Okay, कभी भी मे बी आप लोगों को शायद पता होगा, आप लोग पढ़ चुके हो, डू नॉट क्रिएट योर शेप लाइक दिस. ऐसे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. क्या कोई करता है क्या ऐसे मेंटेन? कैन आई गेट यस और नो? ऐसा कौन करता है? कोई करता है? ओके, गुड. सी, बिकॉज ये जो तरीका है ना, ये सही नहीं है रोटो करने का. यू आर नॉट अ रोबोट, ठीक है, कि आप लोग इस पर्टिकुलर चीज को मेंटेन कर पाओगे. तो हम लोग को क्या करना है, इस शेप को ओवरलैपिंग में ही लेना है. इट शुड ओवरलैप विद योर करंट और प्रीवियस शेप. ओके, नाउ यू कैन एडजस्ट दिस पर्टिकुलर शेप ऐसा. यहां तक ठीक है. तो मेरे पास ये दो शेप हो गए यहाँ पर, like this, and now I can animate this shape, and I'll say cap underscore top. ठीक है. अभी सेम वही फंडा, मूवमेंट के बेसिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, अगर पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है तो वहां पे भी आप की फ्रेम लगा सकते हो. बट अभी जैसे हमारा यहाँ पर, यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ ये एग्जैक्टली ऊपर जा रहा है. बट whenever I am going towards the previous frames or timeline, it is moving towards y axis. So I'll
add a keyframe on the third frame also, so that my shape lies exactly where it was. Okay, see, this is how you can check your roto boiling. मतलब अगर ये शेप ऊपर नीचे दिख रहा है आपको, अगर बराबर नहीं है जो कहीं पर, okay, अगर वो कहीं पर बराबर नहीं है, इट मींस इट विल द शेप विल गिव यू बॉइलिंग इन योर मैट, तो वो हम लोग को अवॉइड करना है. तो नाउ विल we can add directly a keyframe on this particular frame. Okay, then you can adjust these 3 points and this particular point too. Now you can see, अब देखो मेरे पास 0 फ्रेम पे, 1 और 2 फ्रेम पे मुझे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स फ्रॉम 0 to 4 third frame. Okay, so I'll be going towards after 5 frames, 1 2 3 4 5, and I'll select the shape and adjust यहाँ पर, and will add a center of gravity. थोड़ा सा मूव करेंगे इसको, will center of gravity move. See, थोड़ा सा अब यहाँ पर जहां पर आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है एक सिंगल शेप सिंगल पॉइंट, वहां पर करना ही पड़ेगा. बट इससे क्या होगा, जो हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐड करते हैं ना, उससे आपको बहुत मिनिमल एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे पर की फ्रेम पे. नाउ 10 फ्रेम पे हो गया, 9th फ्रेम पे हो गया, एंड विल गो 1 2 3 4 5 6 7 6 फ्रेम और आगे चलते हैं हम लोग. And we can adjust, oh sorry, Control A, we can adjust this shape. यहाँ पे थोड़ा सा स्केल कर सकते हैं हम लोग शेप को, राइट, and we can adjust. On 15th frame, after 15th frame, 1 2 3, now the important thing, see, the perspective of the object is changing. In such case, what you will do is you have to scale up or scale down the object. अब हम लोग कौन सी जगह पे पॉइंट रखेंगे वो ध्यान रखना है, बिकॉज ये वाला पॉइंट जो है वो मेरा पर्सपेक्टिव में चेंज हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है. सो आई कीप माई आई ऑन दिस पॉइंट. ठीक है, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर कहीं पर आ रहा है. ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना दिया, और मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ. ओके, सो आई विल मूव अ बिट ऑन अ हायर नोट. ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग अंदर भी दे सकते हैं चाहिए तो ये शेप को. ओके, कूल. After 21, 22, 23, 24, 25. Okay. See, now there is an important thing coming out in this cap. This black thing. Okay. So we don't have a point over here. So what people do is, or students do is, they add a point over here and mold the current shape. No, we don't have to do this. What we'll do is, will manage the current shape, and like on this particular area I'm getting my shape. Okay, most of the students will say, सर ये छोड़ देते ना, इसको क्या करना है, दिखेगा तो है नहीं, वैसे भी क्या मतलब है उसका, राइट. सो ऐसा नहीं है, we have to keep eye on each and every detail of our shape. तो उसका भी अभी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल विल फिनिश दिस पर्टिकुलर शेप. ओके, सो अभी जैसे हमारे पास 25 फ्रेम्स हो गया,
Now I'll go on 22nd frame and I'll adjust this particular thing to this area and rotate the shape and set. Okay, so same thing with this point also. We have a center of gravity on the same place, so we'll be rotating the shape. Sorry. We'll be rotating the shape from this point. No. Okay, see, एक फ्रेम बचा इधर हमारा, एक फ्रेम इधर बच गया. तो इस तरह से एक एक फ्रेम बचा के हम लोग अपना काफी काम बचा सकते हैं और रोटो को भी परफेक्ट लेके जा सकते हैं. ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा एक फ्रेम बच गया बीच में, बिकॉज आई थिंक इट्स फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द शेप. यहाँ पर एक फ्रेम बच गया. तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा डरते हैं, सोचते हैं यार फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करना पड़ेगा. ऐसा नहीं होता है. मोस्टली इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे कैप हो गया या फिर कोई बॉक्स हो गया, कैरेक्टर में मोस्ट ऑफ द केसेस मे बी कुड बी फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन. बट अगर आप सेम प्रोसीजर से चलोगे, you can definitely save your time and save your work with the, if you go with the same process, with the same movement as your object is moving. Okay, we are basically tracing the shape. or if you follow the animation principle जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो if you follow those principles you will get that you are not doing on each and every frame. So धीरे धीरे it gets into your practice. बीच का frames fill करो and you will get the results like this. I'll adjust this shape on this side. Okay, so I have saved a few frames of my work. और अब जिसमें भी मैं एडजस्ट भी कर रहा हूँ ना, तो ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, बहुत माइनर एडजस्टमेंट्स हैं. तो इट इज नॉट अ बिग डील कि हम लोग इतना बेसिक एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं. तो इट इज नॉट अ बिग डील. तो छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स हैं, वो आप कर सकते हो डेफिनेटली. सी, अभी हर एक पॉइंट जो हम लोगों ने जहां पर रखा था, it is on the same place. Now you can lock this particular shape and then you can do this one also. We'll complete this cap at least because everybody knows how to do rotoscoping, and this concept will also get clear to you. So it is not a point to complete the whole character. Now see, देखो यहाँ पर अब ये जो चीज होती है ना, if you are doing clothes or something else, so you have wrinkles on clothes. Okay, so if you have these kind of wrinkles, then you don't do this thing. Okay, this will give you some wobbling or jitter in your shapes. I'll show you how you can do this particular thing. मैंने जैसे बोला था, you can just create simple shapes. Leave this thing and create a simple shape. Okay, हम लोग पूरा करने बैठेंगे तो शायद मे बी most of the students feel sleepy because this is a long process and manual process. So we'll be focusing on the concept mainly. So that's why I'm doing the cap portion only. कुछ लोगों को तो आ भी रही होगी नींद, मे बी.
ठीक है. नाउ सेम थिंग विल डू विद द शेप आल्सो. विल क्रिएट 1 2 3. थर्ड फ्रेम पे 1 2 3. ओके. विल move this particular shape over here, right? And then we'll rotate and scale it down. Okay. Then slightly rotate the shape, and this is how you can do this particular thing. यहाँ से अभी हम लोग थोड़ा सा इसको प्रेस कर देते हैं. ठीक है. थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स हम लोग को यहाँ पर करना पड़ेगा. पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं तो हम लोग को थोड़ा स्केलिंग वगैरह. बस आप चेक कर लो कि पॉइंट्स का पोजीशन नहीं मूव हो रहा है, वो उतना हम लोग को ध्यान रखना है कि पॉइंट्स हमारे स्लाइड नहीं होने चाहिए. ठीक है. पॉइंट जो है वो वहीं पर रहना चाहिए. तो अभी नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया. एंड 1 2 इसको की फ्रेम लगा दो यहाँ पर. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7. अब जरूरी नहीं है, मैंने बोला 5 फ्रेम जरूरी नहीं है. तो आप जितना मोशन एक सिंगल लीनियर फॉर्म में जा रहा है वहां तक आप उस शेप को लेके जा सकते हो. ठीक है. अभी जैसे हम लोग का ये पॉइंट यहाँ पर है, हम लोग इसको एडजस्ट यहाँ पर सेट कर देते हैं. एंड ठीक है. अभी थोड़ा सा इसको स्केल, मतलब ये पूरा शेप पकड़ लो. अभी हम लोग इसको स्केल करेंगे यहाँ से. ठीक है. तो आप हल्का सा इसको यहाँ से दबा सकते हो शेप को. जस्ट ठीक है. 1 2 3 4 5. इस शेप को यहाँ पर पॉइंट का पोजीशन, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को आप पकड़ लो और उसी की पोजीशन को मेंटेन करके और पूरे शेप को एडजस्ट करते चलो. तो आपका रोटो जो है वो बहुत इजी हो जाएगा काम करने के लिए. इंटरपोलेशन भी बराबर मिलेगा और बहुत सारे की फ्रेम्स बच भी जाएंगे. अभी हम लोग 25 फ्रेम में भी काफी की फ्रेम्स बचा लिए. अगर आपका 100 फ्रेम का शॉट है तो आप सोचो कितना की फ्रेम्स का काम बचा सकते हो अपना. ठीक है. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5. तो लास्ट ये फ्रेम पे हम लोग कर रहे हैं. अभी हम लोग पीछे जाके चेक कर लेते कौन कौन से फ्रेम पे हम लोग को एडजस्टमेंट करना है. लाइक बीच वाले जो फ्रेम्स है जितने, हम लोग उनको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से पकड़ के और इसको थोड़ा सा हम लोगों ने प्रेस कर देना है. तो ये एडजस्ट हो जाएगा. और थोड़ा सा इस फ्रेम पे भी एडजस्ट कर सकते हो. सो विल गेट द, अभी इन तीनों को, बिकॉज ये वाले पॉइंट्स मेरे बराबर हैं. ठीक है. यहाँ पर इसको थोड़ा सा मूव कर सकते हो. ये वाले पॉइंट, बाकी पॉइंट्स बराबर हैं तो आप सिर्फ इन तीनों पॉइंट्स को पकड़ के भी स्केल डाउन कर सकते हो. ठीक है. तो वो शेप जो है वो वहीं पर बैठा रहेगा, चेंज नहीं होगा उसका मूवमेंट जो है. और फिर उसके बाद सेम वही चीज यहाँ पर हम लोग करते हैं. ठीक है. तो जैसे अभी आपका ये फ्रेम का काम बच गया यहाँ पर. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग अगर इंटरपोलेशन कंप्यूटर का यूज करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग अपना बहुत सारा काम बचा सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं. ठीक है. और जो मैनुअल वर्क है वो बचा सकते हैं. अभी हालांकि ये सब चीजें ट्रैक हो जाती है, यू कैन ट्रैक इन मोका सेल आउट, बट इम्पोर्टेंट थिंग इज हर चीज ट्रैक नहीं कर सकते. तो हम लोग को मैनुअल प्रोसेस भी पता होना चाहिए कि कैसे करना है रोटो. ठीक है. अदरवाइज स्टूडियोज में टाइम का वैल्यू ज्यादा है तो जितना आप जल्दी करके दोगे, चाहे वो ट्रैक करो कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उन लोग को. उनको डेडलाइन से मतलब होता है. ठीक है. यू जस्ट हैव टू फॉलो द डेडलाइन. और यहाँ पर हम लोगों ने
इसको एडजस्ट कर दिया, ये वाला यहाँ पर इसको थोड़ा सा प्रेस कर सकते हो आप शेप को, सी तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारा काम बचा लिया अपना, हल्का हल्का सा एडजस्टमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, दो दो एक एक दो दो फ्रेम पॉइंट्स को कुछ पिक्सल्स मूव करना वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से, तो यू कैन सेव 8 फ्रेम एटलीस्ट। ठीक है, ओके। अब ये जो पोर्शन बच गया है इसको आप एक छोटा सा शेप बना लो, बहुत छोटा सा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको लॉक कर देते हैं, ये एक छोटा शेप बना लो, बहुत बेसिक सा शेप, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में, ये फटाफट हो जाएगा फिर, बिकॉज ये जो क्रीजेस होते हैं ना उनको मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लम होता है, तो जब आप टेंजेंट को इफेक्ट करते हो ना तो आपके रोटो में जिटर आना चालू हो जाता है, इसलिए ऐसी जो भी चीज है उसको फटाफट ऐसे छोटे छोटे शेप से हम लोग निकाल सकते हैं, हार्डली कुछ सेकेंड्स का काम होता है इनको मैनेज करना, छोटे छोटे जो शेप्स होते हैं। इसलिए हम लोग बहुत बेसिक शेप्स के ऊपर काम करते हैं, अब कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाओगे तो हमेशा डिफिकल्ट होता है मैनेज करने को और एडजस्ट करने को, इसलिए छोटे छोटे बेसिक शेप्स बनाओ, सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर, एलिप्स, ठीक है, इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल हमारा ये यहाँ का कैप जो है वो पूरा हो गया, अभी जैसे हम लोग इसको इन करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, इसमें हम लोग एक ग्रे सॉलिड डाल देते हैं तो इजी हो जाएगा आउटपुट आपका देखने के लिए, 0.35 एंड शफल, ये हम लोगों ने शफल का अल्फा बना दिया, और इसको आप फोरग्राउंड ले लो, इसको आप बैकग्राउंड ले लो, तो हमारे पास ये आ जाएगा एंड क्लियर है, सबको समझ में आया कैसे हम लोग शेप्स मेंटेन करेंगे। ओके अभी मैं आपको इसी का ये कंप्लीटेड दिखाता हूँ, अभी आपको जैसे न्यूक में मैट रेंडर करना है, अगर आपसे स्प्लाइन मांगा जाता है तो यू हैव टू सेंड योर होल स्क्रिप्ट, ये पूरा स्क्रिप्ट भेज सकते हो आप, और अगर आपको मैट मांगा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं एक राइट नोड लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे RGB अल्फा ऑन करना है हम लोग को, और सपोज जहाँ पे भी जो भी आपका रूट है, सपोज हम लोग डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना देते हैं मैथ्स के नाम से, इसमें हम लोगों ने रोटो अंडरस्कोर मैथ
डॉट परसेंटेज 05 t.png, ठीक है। png फॉर्म में हम लोग इसको दे देते हैं, और डेटा आप 8 बिट या 16 बिट, 8 बिट रख लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज कंफर्टेबल विद 8 बिट आल्सो, सो विल रेंडर। यहाँ पे हम लोग को कस्टमाइज करके रेंडर करते हैं, क्योंकि हमने 25 फ्रेम्स तक ही रोटो किया है। तो हम लोग अब अगर आप इसको रेंडर करते हो तो आपको ये आउटपुट मिलेगा। मुझे क्या रेंडर करना है, मुझे RGBA रेंडर करना है, तो आपको इसको यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो आपको अल्फा भी मिलेगा और रेड ग्रीन ब्लू की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, लेकिन मुझे RGBA नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ब्लैक व्हाइट मैट विद अल्फा चाहिए। तो उसके लिए आप एक शफल नोड लगा लो, ठीक है। ये शफल नोड लगा लो यहाँ पर, और ये जो चीज है इसको सबको अल्फा में कन्वर्ट कर दो। मतलब RGBA इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर, उसको हम लोगों ने अल्फा में कन्वर्ट कर दिया। नाउ इफ यू प्रेस अल्फा, आप ऊपर देखोगे यहाँ पर अल्फा जब मैं प्रेस कर रहा हूं तब भी मुझे ब्लैक व्हाइट इंफॉर्मेशन मिल रहा है, और RGB में रेड ग्रीन ब्लू में भी मुझे इंफॉर्मेशन मिल रहा है। सो दिस इज बेसिकली योर परफेक्ट मैट। अब आप इसको रेंडर करो इन द फॉर्म ऑफ PNG। सो 0 से 25 फ्रेम हम लोग रेंडर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हेन आई इंपोर्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, तो यू विल सी दैट आई विल गेट एन अल्फा। और मैं अगर अब इसको भी यूज करता हूं किसी भी और सॉफ्टवेयर में, फॉर एन एग्जांपल, इसीलिए रोटोस्कोपी का कोई ऐसा नहीं होता स्पेसिफिकली कि आपको मतलब रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि भाई न्यू का आना चाहिए, मोका आना चाहिए। बट इफ यू आर एबल टू डू रोटो प्रॉपरली इन एनी सॉफ्टवेयर, द मैथ्स कैन बी यूटिलाइज्ड इन द पाइपलाइन। तो अभी जैसे सपोज हमारे पास आफ्टर इफेक्ट्स हम लोग खोल लेते हैं यहाँ पर, मैं आपको इसका आफ्टर इफेक्ट्स फाइल दिखाता हूँ। हम लोगों ने किया था ये क्लासरूम सेशन में, तो मैं आपको इसका फाइल दिखाता हूँ पूरा रोटो किया हुआ। तो यू विल सी द प्रॉपर रोटोस्कोप। सबको आफ्टर इफेक्ट्स का इंटरफेस दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे? ओके, सो ये हम लोगों ने आफ्टर इफेक्ट्स में किया था। मैं आपको इसके स्प्लाइंस दिखाता हूँ एक्चुअली, जो हम लोगों ने स्प्लाइंस पे काम किया था। सी, अब अगर आप नोटिस करोगे तो हमारा जो शेप के पॉइंट्स हैं, ठीक है, आप देख लो वो सारे पॉइंट्स जो है ना वो अपनी जगह पे ही मिलेंगे आपको। कोई भी इधर उधर जाते हुए नहीं मिलेगा। ये पॉइंट यहाँ पर है तो वो थ्रू आउट द फ्रेम्स वहीं पर है, इवन आफ्टर चेंजिंग द पर्सपेक्टिव। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज आप लोगों को मतलब मेंटेन करना सीखना पड़ेगा। इट विल कम विद द प्रैक्टिस ओनली। ऐसा नहीं है कि आपका एक ही क्लास में आपने रोटो स्टार्ट किया, सब लोग मतलब यूजुअली स्टूडेंट्स कम विद द प्रॉब्लम, सर मुझसे रोटो नहीं हो रहा, रोटो नहीं हो रहा। दिस इज प्योरली प्रैक्टिस बेस्ड थिंग। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना प्रिसाइज ये सब चीजें निकलना चालू होगी, एंड उतना ही आप इजीली इन सब चीजों को मेंटेन कर पाओगे। ओके, समझ में आया? तो यहाँ पर अभी जैसे हमारे पास ये एक बेसिक, आप सारे पॉइंट जो है वो अपने जगह पे मिलेंगे आपको। अगर आप नोटिस करोगे तो सारे पॉइंट जो है वो अपनी जगह पे ही आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन रोटोस्कोपिंग जो आप लोग को सीखना है। एंड दिस इज व्हाट द मैट इज। ये हम लोगों ने रेंडर किया हुआ है,
और मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम लोगों ने एक छोटा सा कंपोजिट किया था शॉट को, कि लाइक ये हमारे पास ओरिजिनल शॉट था एंड हम लोगों ने क्लासरूम सेशन में एक स्काई रिप्लेसमेंट का एक एग्जांपल देखा था। तो व्हेन आई ऐड अ स्काई ऑन दिस लाइव एक्शन प्ले, तो उससे क्या होता है, मेरा कैरेक्टर कहीं ना कहीं छुप गया। ठीक है, तो ऐसे के बच्चे क्या करें, हालांकि हमने क्लास में रोटो भी करा। सो रोटो का रिक्वायरमेंट अब कहां पे आता है, क्योंकि हमारे पास लाइव एक्शन शॉट था, हम लोग को एक सिर्फ छोटा सीवा या कोई पीछे बिल्डिंग में कुछ एलिमेंट ऐड करना है, तो जितना आपका कैरेक्टर ओवरलैप हो रहा है सिर्फ उतना ही हम लोग रोटो करेंगे एंड देन यू विल गेट दिस आउटपुट। इट इज वेरी बेसिक, हम लोगों ने क्लासरूम सेशन में किया था ये। ठीक है, हम लोगों ने ज्यादा स्काई पे काम नहीं किया है, बस जस्ट हम लोगों ने एक कांस्टेंट बनाया था व्हाइट कलर का एंड आई एडेड अ ग्रेडियंट रैंप ऑफ ब्लू एंड व्हाइट। तो हम लोग को ये कंपोजिटेड ब्लेंड यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब आपको जैसे जो मैट मैंने बोला कि आपने मैट न्यूक में रेंडर किया, ठीक है, तो वही मैट आप यहाँ पर कैसे ला सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या नाम से रेंडर किया था, लेट मी चेक ऑन द डेस्कटॉप मैट्स, दीज आर द मैट्स, आई इंपोर्ट। सपोज ये मेरा शॉट है, किधर गया ये वाला। ठीक है, मैं कॉम बना देता हूँ और इस मैट को यहाँ पर ऊपर डाल देता हूँ। ठीक है, 25 फ्रेम तक ही किया हम लोगों ने, तो हम लोग एन प्रेस करके इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास मैट आ गया, मैं इसको सिर्फ अल्फा मैट कर दूंगा। जैसे ही मैं अल्फा मैट करूंगा, उसमें जो भी मैट की वैल्यूज है, ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स है, वो ऑटोमेटिकली उतने में से मुझे सिलेक्शन बना के दे देगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? ओके, ठीक है। काशीनाथ सर, अभी मतलब प्रैक्टिकल सेशन भी हो गया, अगर कुछ डाउट्स वगैरह हैं कुछ, तो हम लोग कर सकते Yeah. हैं अभी। Yeah. You have any doubts? Please go ahead and ask. Nice. Okay. So I will just share the feedback form. Okay. I'll just share it right away. There is somebody is asking, Lucky. Uh, why the time? Lakshman? Yes sir, yes sir, I have seen the question, I'm reading it Huh. out. Sir, why the dinosaur was roto in the scene which you were showing us a while ago, although it is a 3D composite and it's also a pre-multiplied alpha. Okay, but the background is not 3D and the character involved is not 3D. Basically, see, stereo conversion is a different process and what you are asking is a different process. मतलब ये जो z डेप्थ है ना, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट डजंट वर्क। ये यहीं पर जाके खत्म नहीं हो जाता है। जो हम लोगों ने डेप्थ ग्रेडिंग दिखाया है वो वहीं पे जाके खत्म नहीं होता है, इट गोज ऑन फर्दर प्रोसेस। वहां पर फिर पैरेलैक्स क्रिएट होता है इन सब चीजों का। तो जो पैरेलैक्स क्रिएट करना है उसके लिए हमारे पास हर एक चीज का एक डेप्थ मैप होना चाहिए और वो आपको रोटो से ही मिलता है। दिस इज द पाइपलाइन ऑफ स्टीरियो। Okay, is it clear?
Yes, Lucky. और कुछ? Any other questions? Lucky, LS. Kasvi, Khandelwal. Yes, 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 yes. She's asking उसी चीज के लिए why उसको you रोटो use करना पड़ता है. stereo rotor. हाँ. Stereo roto we use because जब हम लोग single, when we shoot our live action films with single camera, so we have to create a parallax to create the Z depth or the feeling of depth in a film. So that is why we use stereo roto. Agar if you are not using stereo roto and if you have to create a 3D stereo film, then you have to go and shoot your film with two cameras, or we can say a 3D camera that is utilized. Okay, Kasvi, is it clear? Okay, see, if in the whole scene there is a single object like a roto, or we can say okay, we can say an arrow. We are taking your question. We can use an arrow. So if you are rotoscoping an arrow in the form of stereo, then you have to separate it. जो triangular portion होता है आगे वाला, उसको अलग से रोटो करना पड़ेगा. अगर उसमें रिफ्लेक्शन है तो उसके रिफ्लेक्शंस अलग से रोटो करना पड़ेगा. पीछे वाला जो डंडी है, देन यू हैव टू रोटो दैट पर्टिकुलर रॉड इनटू सेपरेट पार्ट, एंड जो पीछे उसके और कुछ ट्रायंगुलर पोर्शंस होते हैं या फेदर वगैरह कुछ भी है तो वो अलग पार्ट में डिवाइड. क्लोजअप शॉट्स में अगर कोई एक चीज एलिमेंट है तो उसमें भी हम लोग अलग अलग चीजें डिवाइड करते हैं टू क्रिएट, टू गिव अ डेप्थ टू द शॉट. ओके यश, इज इट क्लियर? Okay, glass pieces, you have to roto each and every single piece that is coming out from that particular glass breaking shot. No, roto is not necessary in a full CG film, because in full CG film you can create a stereo camera. See, for an example, the movie like Toy Story या जो भी movies आती है जो पूरी 3D होती है, if you see 3D stereo in them, they use a stereo camera rig, so we don't have to roto that particular whole film. ओके, अगर वो फिल्म पहले से बन चुका है इन सिंगल, नॉट इन स्टीरियो, देन यू हैव टू रोटो द होल फिल्म. अगर ऐसा हुआ है तो, और अगर नया फिल्म बन रहा है एंड दे वांट टू रिलीज इन 3D, दे विल डेफिनेटली यूज अ स्टीरियो कैमरा रिग. Multi-matte ID maps. Roto is necessary. We can use our multi-matte. Multi-matte means, can you please explain what is multi-matte ID maps? Gaurang? See, I'll show you a video. I have watched some videos also, like VFX, stereo, this. Can you see the QuickTime Player interface? Everyone, Yes, can you yes. see? Yes, visible. Okay. See, this is how a stereo roto has been shown. Each and every single part is separated, like we showed in a nuke script. Similarly, you have each and every part as a separate element, like nose, like lips, and then the depth of his mouth, then chin, because chin is earlier than your nose and something like that. So the elements that are in foreground has to be separated from the background and with maintaining edges. Okay, sometimes we have to like we were working on Immortals,
सो इन जो एरो वाला शॉट, एरो का एक शॉट था जो एरो जाता है और वो जाके हिट करता है, तो सेम थिंग जो यश ने पूछा था, सेम थिंग उसमें भी हुआ था। एरो का हर एक छोटा छोटा रिफ्लेक्शन, अगर उसके सन का रिफ्लेक्शन आ रहा है तो वी डिड सेपरेट पोर्शन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। और सिमिलरली ये एक और एग्जांपल है स्टीरियो जो रोटो होता है, ठीक है, इसमें आपको कुछ और देखने को मिलेगा। सी, each and every part is separate out because we have to create a depth. ये अलग डेप्थ में जाएगा, ये अलग डेप्थ में जाएगा, और जितना ज्यादा कोई एलिमेंट पीछे है ना, उसमें डिटेलिंग उतना ही कम होता है। अब जैसे देखो, सी, if you have this clock tower, you can find there are lot of elements that has been separated out, but in background you have lot of elements but you have only one mask, बिकॉज वहां पर वो उतना डेप्थ नहीं दिखाना है हम लोग को। मेजरली जो डेप्थ होता है वो वी हैव टू शो इट ऑन द फोरग्राउंड एलिमेंट्स। तो जितना ज्यादा कोई एलिमेंट फोरग्राउंड में है उतना ज्यादा उसमें हम लोग सेपरेशन दिखाते हैं एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स। सी, ईच एंड एवरी पार्ट हैज बीन सेपरेटेड। सी द डिफरेंस, द हेयर्स रफ, इसमें कई बार रफ मतलब जैसे ये वाला नोज देखो आप, इट इज नॉट अ प्रॉपर शेप ऑफ नोज बट वी वांट दिस पर्टिकुलर शेप एज अ सेपरेट एलिमेंट, दैट इज व्हाई इट हैज बीन सेपरेटेड और रोटोड आउट। ओके, so this is how the stereo rotoscoping works. It is also we can say that it is a different kind of industry that is working in cinema. Okay, and multimat. So my glass wala doubt was about transparency, like how edges of glasses are prominent but the rest of parts reflects the background. uh, the background part, see, the edges will be in white opaque element, and the जो बीच वाला part होता है जो transparent होता है, that will be slightly grayed out so that you can see the transparency of the background elements. Okay, clear, Yash? Edges of the glass will be proper white, and the middle part from which you can see the background elements will be bit grayed out or semi-transparent in depth, so that you can see the behind areas from that particular transparent pixels. Okay, okay, multi-matte generated where each separate objects of character has different colors to shuffle out scene, like roto shapes. And what was your question? Yeah, we can use multi-matte or ID maps. जैसे मैंने बोला, अगर फुल सीजी फिल्म है तो we'll use a stereo camera rig, and अगर पुराना फिल्म को स्टीरियो कन्वर्ट करना है then you have to use this thing multi-matte. ठीक है? Clear, Gaurang? Somebody is asking about the transparency. Have you answered that? No questions you have or doubts? Yash Sharma. He's asking about the glass. Okay, if you have a glass edge or glass is there. Sir, I answered his question. Oh, check. I think so. We are. Yeah. So, sir, I have answered his question. I have also shared all of with all of you the feedback form. Just take 2 minutes time, finish the feedback and submit it quickly. Okay, which I have already shared it to your email ID. Thank you everybody. Okay.